हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी से आगे स्टार्ट करते हैं अपन। क्या बताया था कि कल सेल्फ इंडक्टेंस करवा दिया था। सेल्फ इंडक्शन क्या बताया था, यदि कोई भी कोयल दे रखी है उसमें करंट में यदि फ्लो करवा रहे करंट यदि फ्लो करवा रहे मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज के कारण क्या हो जाएगा, उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कोई भी यदि कोयल है तो उसमें यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज करवा रहे हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यदि क्लोज्ड सर्किट यदि दे रखा है तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। अब यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि क्या होगा, कैपिटल एल होगा। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू एल आई है तो एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। एल इज इक्वल टू जो निकालेंगे एल इज इक्वल टू 5/I। एल इज जो है यहाँ पे वो सेल्फ इंडक्टेंस, यानी सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। एल इज इक्वल टू 5/I और इसकी जो यूनिट होगी वेबर अपॉन में एम्पियर की। फाइव जो है वो क्या मेजर करता है, फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो वेबर होगी। ऐसे जो आई है, आई जो है वो है करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो यानी जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी जो यूनिट हो जाएगी वेबर अपॉन एम्पियर। न्यू जो यूनिट देखिए, इसको वेबर को क्या लिख सकते हैं, फाइव इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा एम्पियर। या फिर वेबर को क्या बताया था, पहले बताया था न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो क्या लिख सकते हैं, जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। अब आगे देखो, इसमें क्या बताया था कि यदि फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया था अपने पास, एल आई आ गया था। तो अकॉर्डिंग टू फेराडे सेकंड लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, फेराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। तो फाइव इज इक्वल टू यहाँ पे कितना निकाला अपन ने, एल आई। फाइव इज इक्वल टू एल आई यदि रखें, एल क्या है कॉन्स्टेंट है जो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो एल डी आई अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब यदि डी आई अपॉन डी टी पर यूनिट टाइम में जो करंट का जो फ्लो है वो यदि 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो इस कंडीशन में जो सेल्फ इंडक्टेंस के जो मैग्नीट्यूड है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। अब यदि कोई कोयल यदि दे रखी है उसमें करंट की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाते हैं, जैसे करंट की वैल्यू 0 से आई नोट तक लेके जा रहा है, तो इस कंडीशन में लेंज के नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसमें जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू वी आई यहाँ पे ई आई डी टी होगा, ई आई होगा। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 LI नॉट स्क्वायर। ये किसके लिए होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। नेक्स्ट जो अपन ने निकाल लिया था इसमें इसमें जो निकाला था अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस फॉर एनी कोयल। कोयल के लिए यदि सेल्फ इंडक्टेंस निकाले तो फाइव इज इक्वल टू बी ए, बी की जगह क्या रखें म्यू नोट एन आई, तो म्यू नोट एन आई ए। यहाँ पे क्या निकालेंगे अपन, सेल्फ इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल दिया था किसी भी कोयल के लिए। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था उसमें तो क्या था, ओनली वन कोयल था, उसमें यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहा तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब यदि बात करें टू कोयल्स दे रखे हैं, एक तो कोयल ये है, इस कोयल को तो क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया किससे, सेल्स एंड की से कनेक्ट कर दे। सेल्स एंड की से जब कनेक्ट कर दे, सेल्स एंड जब की से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे यदि की को ऑन कर देते हैं, यानी इसको क्लोज जब कर देंगे तो इस कंडीशन में यहाँ से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये तो होगी प्राइमरी कोयल, इसको तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी कोयल। ऐसे ही क्या करना है, यदि करंट में फ्लो करवा रहे प्राइमरी कोयल, इसके पास दूसरी कोयल और रखी हुई है, दूसरी कोयल ये वाली होगी, इस दूसरी कोयल को किससे कनेक्ट कर दिया, कोई गैल्वेनोमीटर उससे कनेक्ट कर दिया। कोयल इस जो सेकेंडरी जो कोयल है या फिर इंडक्टर है जो है इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। क्या दे रखा है, गैल्वेनोमीटर दे रखा है। यहाँ पे की के साथ जो है एक करंट कंट्रोलर भी ले लेते हैं, ये करंट कंट्रोलर हो गया, यहाँ पे एक की है।
ठीक है। अब देखो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन हो क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन में तो ओनली वन कॉइल काम में ले रहे थे, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन जब भी आ जाए तो टू कॉइल्स काम में लेनी है। ये तो हो गया प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे देखो, यदि प्राइमरी कॉइल है, इसमें यदि इस की को ऑन कर दें, यानी इस की को क्लोज कर दें, इस की को जब क्लोज करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा आई। इस करंट आई के कारण यहाँ से क्या होगा, अपन को पता है यदि कोई भी कोयल है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की हेल्प से यदि किसी भी कोयल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके साथ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड यदि प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होंगे, इसमें प्रोड्यूस होंगे। क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जो कि सेकेंडरी कोयल में क्या होंगे, पास होंगे। सेकेंडरी कोयल इसी के पास रखी हुई है तो सेकेंडरी कोयल से क्या प्रोड्यूस होगा, मतलब क्या फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे फ्लो करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या, पर यूनिट टाइम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चेंज हो उसे क्या बोले, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि प्रोड्यूस हो रहा है, अपने पास सर्किट कैसा दे रहा है, क्लोज सर्किट है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे भी क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग जाएगा। इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने लग जाएगा किस कंडीशन में, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज हो रहा है, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी जो कोयल दे रखी है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने के साथ में ऐसा ये जो सर्किट है वो कैसा दे रहा है, क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट के साथ ही क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट भी इसमें क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। अब लेंस का लॉ लगाओ यहाँ पे। लेंस लॉ ने क्या बताया था, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसके कारण करंट की जो डायरेक्शन इसमें जो दे रखी है वो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे तो कैसी दे रखी है, क्लॉकवाइज दे रखी है। कैसी दे रखी है, क्लॉकवाइज दे रखी है। तो इस सेकेंडरी कोयल में जो करंट की जो डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली डायरेक्शन फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, यदि टू कोइल्स, पहली वाली कोयल है जिसको किससे कनेक्ट कर रखा है, इंडक्शन कोयल दे रखी है जिसको सेल से और की से के से और यहाँ पे करंट कंट्रोलर आर एच से, तीनों से कनेक्ट यदि कर दें तो यहाँ पे यदि की को ऑन करते हैं, यानी की को क्लोज यदि करेंगे तो यानी क्लोज सर्किट बनेगा। क्लोज सर्किट यानी यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। करंट यदि फ्लो कर रहा है तो इसमें ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से यदि कोई भी सर्किट है उसमें यदि करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके पास में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यदि इंड्यूस्ड हो रही है तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास होने के साथ ही जो सेकेंडरी कॉइल के पास में रखी हुई है वहां से भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पे यदि मैग्नेटिक फ्लक्स यदि पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स यदि पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज कर रहे हो तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जैसे क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे सर्किट कैसा दे रखा है, क्लोज सर्किट दे रखा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा, जिससे का कारण गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन गेन होगा। तो यहाँ पे देखो आप लेंज लॉ यदि लगाएं तो इसके लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। इसे क्या बोले, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला, यदि प्राइमरी कोयल में करंट I1 मान लेते हैं, कोई प्राइमरी कोयल उसमें करंट कितना मान लिया, I1 मान लिया, तो उसके कारण सेकेंडरी कोयल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, प्रोड्यूस हो गया, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो क्या था, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि वहां पे ओनली वन कोयल ले रहे थे। वन कोयल के कारण ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, यदि किसी कोयल में करंट फ्लो करवाएं तो उसके पास रखी दूसरी कोयल में फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे φ2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो वहां पे आया था φ इज इक्वल टू Li, φ इज इक्वल टू Li। ऐसे यहाँ पे φ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L I1।
ठीक है। तो phi2 इज इक्वल टू एल आई वन। अब इसमें जो है phi2 इज इक्वल टू एल आई वन हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फेराडे सेकंड लॉ यदि लगाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यदि इससे रिलेटेड निकालें, सेकेंडरी कॉइल से निकले, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी कौन सी कॉइल में होगी, सेकेंडरी कॉइल में। E2 इज इक्वल टू फेराडे सेकंड लॉ, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी phi2 अपॉन में कितना हो जाएगा, dt। अब इसमें वैल्यू यदि रखें माइनस का d phi2 की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, l i1, सॉरी l नहीं होगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड एक कांस्टेंट आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां पे आ रहा था सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एल यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का काम में लेता है यदि अपन जो मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज कर रहे हैं ओनली वन कॉइल में, यदि करंट प्रोड्यूस करवा के मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज करवा रहे हैं तब तो सेल्फ इंडक्टेंस काम में लेंगे। यदि टू कॉइल्स दे रखी है तब कौन सा काम में लेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस काम में लेंगे। यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है, एल की जगह क्या होगा, यहाँ पे एम होगा, एम E2 इज इक्वल टू माइनस का एम डी आई वन अपॉन में कितना हो जाएगा, D2। यानी पहली वाली कॉइल में यदि करंट में यदि चेंज करवा रहे हैं तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि बात करें जैसे उसमें भी किया था, सेल्फ इंडक्टेंस में भी किया था, यदि प्राइमरी जो कॉइल है पर उसके पर यूनिट टाइम में जो करंट में जो चेंज होगा कितना मान ले, 1 एम्पियर पर सेकेंड यदि माने, कितना मान ले, 1 एम्पियर पर सेकेंड यदि मान ले, तो इस कंडीशन में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है एम जो है उसका मैग्नीट्यूड जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो पहले चल रहे थे अपने न्यूमेरिकल, उसी से रिलेटेड। मान लेते हैं कि स्क्वायर लूप है, क्वेश्चन है, एक स्क्वायर लूप दे रखा है, ये स्क्वायर लूप दे रखा है, इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर ली है अपन ने, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस स्क्वायर लूप को जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम मान रखा है, इसका रेजिस्टेंस जो वो 1 ओम मान रखा है, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर लूप जो है वो रखा हुआ है, ये जो बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में ये स्क्वायर लूप रखा हुआ है। और ये जो स्क्वायर लूप है v वेलोसिटी से इस साइड में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से इस साइड में, v की जो वैल्यू है आपके दे रखी है, v की जो वैल्यू 2 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। अब इस स्क्वायर लूप को आगे कनेक्ट कर रखा है एक 5 रेजिस्टेंस का कोई सर्किट है, उससे कनेक्ट कर रखा 5 रेजिस्टेंस का। ऐसे इस साइड में 4 रेजिस्टेंस हो गए, 5th रेजिस्टेंस ये वाला है। ये वैल्यू जो दे रखी है इसकी 3 ओम, इसकी भी 3 ओम दे रखी है, ये भी 3 ओम है, और ये भी कितनी है, 3 ओम है, और बीच वाला जो है वो कितना दे रखा है, 6 ओम दे रखा है। ठीक है, इसको नेम दे दिया ABCD। ये जो रेजिस्टेंसेस का लूप जो बना है उसको नेम दे दिया ABCD। यही है, वेलोसिटी v की वैल्यू दे रखी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो परपेंडिकुलर इस बोर्ड के इनसाइड में है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अपने पास 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा, और कुछ इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब बोला है कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो करेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करंट जो फ्लो करेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो उसी से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन में R।
जब भी क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन में पूछा है उससे रिलेटेड फॉर्मूला ध्यान में कर लो। करंट की वैल्यू पूछी है, करंट की वैल्यू पूछी है तो करंट कैसे निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो, V अपॉन में R, V यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज, वेलोसिटी नहीं है, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन में करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है, इसका 1 ओम दे रखा है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 5 रेजिस्टेंसेस में। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन अपन को पहले चाहिए V जो होगा यहाँ पे कौन सा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी E। अब यदि कोई भी रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है, रेक्टेंगुलर लूप का ही पार्ट है स्क्वायर, स्क्वायर लूप से रिलेटेड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, dVL sin थीटा। sin थीटा यहाँ पे एंगल जो है किस किस के बीच में होगा, L और B के बीच में, L और B के बीच का जो एंगल 90 डिग्री, sin 90 कितना होगा, L तो ये वाला है और परपेंडिकुलर साइड में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। BVL, B की वैल्यू मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितने, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको 2 टेस्ला भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट टेस्ला में भी मेजर कर सकते हैं ना, तो 2 टेस्ला भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 2 × 10⁻⁻², और जो लेंथ जो है किसका निकाल रहे हैं अपन, जो स्क्वायर है उससे रिलेटेड ईएमएफ निकाल रहे हैं, तो ईएमएफ इसकी लेंथ कितनी लेंगे, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन अपन को यहाँ पे टेस्ला हो गया, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 10 × सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड लगता है, 100 का डिवाइड लगता है, यानी मल्टीप्लाई किससे होगा, 10⁻⁻² से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 10⁻² से, 2 से कितना हो जाएगा 4 इंटू में 10⁻² माइनस का 4, जब भी बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होंगी, 10⁻⁻4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ वोल्ट। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अपन को निकालना क्या है, करंट निकालना है। करंट क्या होगा, ईएमएफ E अपॉन में रेजिस्टेंस R। अब रेजिस्टेंस का डिफरेंट अलग है और उसका क्या अलग है, इसको कैसे शो कर सकते हैं, ये जो लूप दे रखा है इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, ये दोनों देखो रेजिस्टेंस जो है B और D के बीच में जो रेजिस्टेंस 3 ओम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं। यदि कोई भी 2 रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, उन दोनों का ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इन दोनों को यदि ऐड करवाओगे, ऐड यदि करवाओगे, ये पॉइंट B ले लिया, B पॉइंट है यहाँ पे, इन दोनों को यदि ऐड करवाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 ओम हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो गया, 6 ओम। ऐसे बीच वाला भी तो 6 ओम ही है, ये भी कितना हो गया, 6 ओम हो गया। इधर देखो ये वाला भी कौन से कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि दे रखे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों का क्या कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। कितना करोगे, इसका भी 6 ओम कर दोगे। अब ये तीनों ही कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 दे रखे हैं, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तब तो फॉर्मूला ये वाला काम में लोगे, R1 R2 अपॉन में R1 + R2। यदि मोर देन 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि दे रखे हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये काम में लोगे, 1 अपॉन में R1 + 1 अपॉन में R2 + 1 अपॉन में R3, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। यदि 2 रेजिस्टेंस दे रखे हो तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे मोर देन 2 रेजिस्टेंस है तब ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। और एक और चीज ध्यान रखना कि यदि 3 रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पहले तो इसके अकॉर्डिंग यदि सोल्व करें, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट 1/6 + 1/6 + 1/6, यानी 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट सेम क्वांटिटी बार बार रिपीट हो रही है, उनका ऐड यदि करते हैं तो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/6 कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना कर दो, 3 × 1/6, यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 2, यानी R इक्विवेलेंट है तो कितना आ जाएगा, 2 ओम होगा। तो यानी जब भी सेम रेजिस्टेंस दे रखे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होते हैं तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाएगा, R/N। R यहाँ पे जो रेजिस्टेंस काम में ले रहे हो वो 6 और N क्या, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 3, तो कितना हो जाएगा 2। यानी जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं N, तो R/N 6/3। ऐसे यदि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें
यदि एन रेजिस्टेंस, एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एन इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर। एक सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ये फॉर्मूला काम में लेना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला कब काम में लेना है, जब सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रखे हो तब। तो यहाँ पे जो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो कितना आ गया 2 ओम, और इसका रेजिस्टेंस बोला है 1 ओम, यानी जो नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस की यदि बात करें, इसका 1 ओम दे रखा है और उसका 2 ओम दे रखा है, यानी टोटल कितना हो गया 3 ओम। अब इजीली क्या कर सकते हैं अपन, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। E अपॉन आर, E की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3, और जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड जो 4 में 3 का डिवाइड, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 एम्पियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू आ गई 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 एम्पियर। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल था जो रिलेटेड किससे कर रहा था, करंट एम ऑफ ई से। पहले वाला जो भी दे रखा था उससे रिलेटेड आ गया, यानी कोई भी रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है उससे रिलेटेड वाला फॉर्मूला लगा के फिर सोल्व कर लिया। आगे देखो, नेक्स्ट जो देखें इसमें अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे थे। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया था, यदि कोई भी कॉइल उसमें करंट I1 यदि फ्लो करवा रहे थे तब उस कंडीशन में जो सेकेंडरी जो कॉइल है उससे कनेक्ट जो कर रखे उसमें फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। फॉर्मूला अपने पास आ गया φ2 इज इक्वल टू MI1। अब यदि कोई भी कॉइल है तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकाले हैं, कैलकुलेट of mutual inductance related to between two सोलेनोइड्स के लिए अपन को क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, एक प्राइमरी कॉइल दे रखी है, फिर प्राइमरी क्या मान लें, सोलेनोइड मान लें। प्राइमरी कॉइल दे रखी है, इसको पीपी से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, अब इस पे क्या दे रखा है, एक सेकेंडरी कॉइल हो, इससे क्लोजली पैक है। जब भी ये कंडीशन होती है कि कोई टू कॉइल्स आपस में क्लोजली पैक हो जाएं तो इस कंडीशन में दोनों का एरिया क्या होता है, प्राइमरी कॉइल का एरिया और सेकेंडरी कॉइल का एरिया, दोनों का एरिया कितना होता है, सेम ए ही होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें करंट प्राइमरी कॉइल है, उसमें करंट कितना प्रोड्यूस करवा दें, आई यदि प्रोड्यूस करवा दें तो सेकेंडरी कॉइल में भी करंट कितना प्रोड्यूस होगा, आई से होगा। अब देखो इसमें जो प्राइमरी कॉइल है सोलेनोइड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये सोलेनोइड की फॉर्म में हो जाएगा, सोलेनोइड हो गए। प्राइमरी जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड पे अपन वायरिंग कर देते तो टू वायर हो जाएंगे, तो प्राइमरी वायरिंग सेकेंडरी वायरिंग। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल है उससे रिलेटेड यदि फ्लक्स की बात करें φ1 इज इक्वल टू क्या होता है, B1 A1। फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब यदि मान ले जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 है, और उसकी जो प्राइमरी कॉइल की जो लेंथ है वो L1 यदि मान लें, प्राइमरी कॉइल की लेंथ L1 है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1। प्राइमरी कॉइल की टोटल लेंथ अपन ने L1 मानी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने माने उसके लिए N1, तो यूनिट लेंथ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, N1 L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1। ऐसे सेकेंडरी कॉइल है, ये तो था फॉर प्राइमरी कॉइल,
प्राइमरी कोयल। ऐसे 4 सेकेंडरी कोयल, 4 एसएस कोयल भी लिख दूं क्योंकि उसका नाम एसएस दिया है। एसएस कोयल के लिए यदि देखें इसकी टोटल लेंथ L2 यदि मान के चले, टोटल लेंथ L2 के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने मान लिए, N2 मान लिए सेकेंडरी कोयल में। इसमें ये टोटल लेंथ L2 पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 है तो यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा N2 अपॉन में L2। इस रेशियो को न्यू नंबर ऑफ टर्न्स N2 से स्मॉल n2 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या करना है अपन को, phi1 इज इक्वल टू B1 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए सोलेनोइड। सोलेनोइड के इनसाइड में हो रहा है, इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सोलेनोइड की वो कितनी होती है म्यू नॉट N1 I। करंट जो इसमें कितना फ्लो कर रहा है I, और साथ में कितना हो जाएगा, एरिया दोनों का सेम रखा है तो A1 ए प्राइमरी ए सेकेंडरी का एरिया दोनों का सेम रखा है तो कितना रखोगे A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स phi1 जो प्राइमरी कॉइल से पास हो रहा था, ये सेम फ्लक्स जो किससे पास होगा, सेकेंडरी कॉइल से पास होगा, यानी phi2 जो है वो कितना आ जाएगा, phi2 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, phi2 इज इक्वल टू phi1 उतना ही होगा, बट उसमें चेंज कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज होगा। नंबर ऑफ टर्न्स में यदि चेंज करवाएं तो इसमें phi2 से रिलेटेड कितना हो जाएगा N2 phi1। वैल्यू रख दो, phi2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा N2 था जी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल। phi1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यदि रख दें तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट N1 I A। इक्वेशन नंबर क्या रख दिया इसको सेकेंड, ठीक है। अब इसको N2 यदि N1 N2 की फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, phi2 इज इक्वल टू N2 की जगह यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू L2 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, यानी N2 L2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट N1, N2 की जगह ये वैल्यू जब पुट करोगे तो N2 L2 I A एज इट इज रखना है। अब हम उनको निकालना है क्या, कैलकुलेट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था, phi इज इक्वल टू Mi, phi इज इक्वल टू Mi, प्राइमरी कॉइल से करंट I1, सेकेंडरी कॉइल से phi2 फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो इससे यदि निकाले करंट की तो वैल्यू दोनों के लिए I मानिए जितना करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो करेगा उतना ही करंट किससे फ्लो करेगा, सेकेंडरी कॉइल से। तो यहाँ पे phi2 M जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उससे यदि निकालेंगे तो phi2 अपॉन में कितना आ जाएगा I। म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू M इज इक्वल टू phi2 अपॉन में I। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे कैपिटल M इज इक्वल टू phi2 की वैल्यू कितनी रखोगे म्यू नॉट N1 N2 L2 I A अपॉन में कितना आ जाएगा I से I कैंसिल आउट, यानी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है 2 यदि सोलेनोइड क्लोजली यदि पैक कर रखे हैं तो उनसे रिलेटेड कितना आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 L2 A। ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी यदि आपको ये तो आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्म ऑफ पर यूनिट लेंथ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनके फॉर्म में, यदि कैपिटल N की फॉर्म में यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में यदि फाइंड आउट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपने पास ये फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L2 A की फॉर्म में है। इसको यदि कन्वर्ट करना चाहे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 की फॉर्म में तो यहाँ पे स्मॉल n1 की जगह तो क्या रखोगे N1 अपॉन में L1 और स्मॉल n2 की जगह क्या रखोगे N2 अपॉन में L2। तो यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना बन जाएगा म्यू नॉट, स्मॉल n1 की जगह क्या रखना है कैपिटल N1 अपॉन में L1। ऐसे ही जो स्मॉल n2 है उसकी जगह क्या रखोगे N2 अपॉन में L2 अपॉन में L2। मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है L2 A, L2 से L2 कैंसिल आउट, तो यानी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में कितना लिखोगे L1, ठीक है। तो ये आ गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फॉर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आया इन फॉर्म ऑफ पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में। ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। इससे आगे चलते हैं अपन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ
कपलिंग। यानी कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट निकालना है। वो कपलिंग कोफिशिएंट कैसे निकलेगा वो देखो। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग देखो कैसे निकलेगा। प्राइमरी कोयल मान लेते हैं, वही प्राइमरी कोयल है, ये तो हो गई प्राइमरी कोयल। अब इसमें जो नंबर ऑफ ट्रेंस है वो कितना मान लेता है, N1। ऐसे ही जो सेकेंडरी कोयल है वो ये मान लिया। बहुत बड़ा हो गया, फिर बोर्ड तो छोटा ही, अपन छोटा ही ले लेते इसको। क्या करना है इसको, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी रिलेशन है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन कैपिटल M एंड L, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे। एक तो यहाँ पर ले ली प्राइमरी कोयल, ये तो हो गई इसकी प्राइमरी कोयल। ऐसे ही जो सेकेंडरी कोयल अभी ली थी वो दोबारा बना देता हूँ मैं, ये हो गई इसकी सेकेंडरी कोयल। टू कोयल, एक तो प्राइमरी कोयल सेकेंडरी के सेकेंडरी कोयल है। अब यहाँ पे इसमें जो करंट I1 यदि फ्लो करवा रहे हैं, I1 यदि करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उस करंट, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने N1 है। तो यदि सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन से देखें, प्राइमरी कोयल में ही हो रहा है, तो इसमें जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा Φ1 वो क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यदि 1 टर्न ले लो तो फ्लक्स कितना है, Φ1 है। यहाँ पे N1 टर्न्स ले लो तो कितना हो जाएगा, N1 Φ1। तो इसमें जब वैल्यू निकालोगे N1 Φ1 इज इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यदि हटा दें तब क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस है ओनली वन कोइल ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, L1 I1 ये होगा। तो ऐसे अपन निकाल लेते हैं Φ1 की वैल्यू, क्योंकि आगे काम में आएगी वो। Φ1 L1 I1 अपॉन में कितना हो जाएगा, N1। ठीक है, यहाँ पे N1। चलो आगे देखें। अब यदि इन दोनों कोइल्स को कनेक्ट कर दें, यदि इन दोनों क्लोज पैकिंग कर दें, क्लोज पैकिंग का मतलब पहले बताया था, क्लोज बाउंडिंग यदि कर दें, ये तो प्राइमरी कोइल है। ऐसे जब सेकेंडरी कोइल होगी तो ये वाली हो जाएगी सेकेंडरी कोइल। इन दोनों को यदि क्लोजली पैक कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्राइमरी कोइल से रिलेटेड जो सेकेंडरी कोइल से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा, यहां पे अपन को क्या करना है, जो फ्लक्स होगा यहाँ पे इन दोनों को यदि क्लोज कर दें तो सेकेंडरी कोइल से रिलेटेड जो फ्लक्स, प्राइमरी कोइल से जो रिलेटेड फ्लक्स होगा सेकेंडरी कोइल से रिलेटेड करेगा। यानी Φ1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट जो है I1 ही रखना है, I1 यदि क्लोज पैक कर देता है उस कंडीशन की बात कर रहा है। अब सेकेंडरी कोइल में फ्लक्स Φ1 यदि प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान रहे हैं उसमें, N2 मान रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान रहे हैं, N2। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, N2 Φ1, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, N2 Φ1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यदि हटाओगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M आएगा, M I1। तो अभी करना क्या आपको, Φ1 की वैल्यू, M की वैल्यू निकालो। M की वैल्यू कितनी होगी, M इज इक्वल टू N2 I1 अपॉन में कितना हो जाएगा, Φ1। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना हो जाएगा, N2 अपॉन में I1। क्या करना है, जो Φ1 की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में यदि पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, Φ1 की वैल्यू यदि रखोगे तो कितना हो जाएगा, L1 I1 अपॉन में कितना रखोगे, N1। यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, N2 अपॉन में N1, क्या बचा है, L1 बचा। इक्वेशन नंबर थर्ड आपको ध्यान में रखनी। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस तो ये आ गया। क्या क्या दोबारा से देख लेना, टू कोइल्स ली, एक तो प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल।
अब पहले प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड देखते हैं क्या करते हैं इसमें। करंट कितना फ्लो करवा रहा है, I1 फ्लो करवा रहा है। करंट यदि फ्लो करवाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कितना 5 1। अब यदि एक टर्न ये ले रहे हैं, एक टर्न से रिलेटेड फ्लक्स कितना 5 1, टोटल टर्न्स कितना है N1, तो टोटल कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा N1 5 1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कितना आ जाएगा L1 I1। यहाँ पे 5 1 की वैल्यू निकाल लो, 5 1 की वैल्यू कितनी होगी L1 I1 अपॉन में N1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने माने N2 माने सेकेंडरी कॉइल से। अब इसमें दोनों को यदि क्लोजली पैक कर दें तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स पहले वाली जो कॉइल से रिलेटेड था उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी वाली कॉइल से रिलेटेड होगा। यानी 5 1 जो है करंट तो दोनों में सेम करंट I1 फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स किसके काम में लेना है, सेकेंडरी कॉइल के। N2 5 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M I1। तो यहाँ से जब कैपिटल M की वैल्यू यदि निकालोगे तो कितना हो जाएगा N2 अपॉन में I1 इंटू में कितना हो जाएगा 5 1। ठीक है। अब ये जो 5 1 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यदि पुट करेंगे तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना आ जाएगा N2 अपॉन में I1। 5 1 की वैल्यू जो रखेंगे तो कितना होगा L1 I1 अपॉन में N1। I1 से I1 कैंसिल आउट, तो N2 अपॉन N1 इंटू में कितना आ जाएगा L1। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। अब ऐसे ही क्या करना है, सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड देखना है। अपन ने पहले करंट I1 फ्लो करवाया था प्राइमरी सर्किट से, अब क्या करते हैं सेकेंडरी सर्किट से भी क्या करवाते हैं, सेम प्रोसेस पहले वाले इसमें क्या था वैसे ही करना है। क्या करोगे, इक्वेशन रखते कि आगे काम में आएगा। पहले क्या करना था, करंट I1 प्राइमरी सर्किट से फ्लो कर, अब इसका अपोजिट कर देते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट I2 फ्लो करवाते हैं। सेकेंडरी कॉइल में यदि करंट I2 फ्लो करवाते हो तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा 5 2। अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि सेकेंडरी कॉइल से करंट I2 यदि फ्लो करवा रहे हो तो उस कंडीशन में सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो जाएगा 5 2। ये तो है वन टर्न के लिए फ्लक्स कितना है 5 2। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N2 5 2। तो यहाँ पे N2 5 2। ओनली वन कॉइल की बात कर रहे हैं तो कौन सा इंडक्टेंस काम में लोगे, सेल्फ इंडक्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के कितना हो जाएगा L I2। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे 5 2 इज इक्वल टू कितना होगा I2 L2 अपॉन में N2 इंटू में कितना आ जाएगा I2। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, थर्ड हो गई थी, ये कौन सी होगी फोर्थ। अब सेम वैसे ही करना है जैसे पहले क्या था, क्या किया था पहले। अब इनको दोबारा से क्लोजली पैक करवाते हैं तो जो सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड होगा। सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स किसके काम में आएंगे, प्राइमरी कॉइल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। करंट किसका काम में ले रहा है I2। अब यहाँ पे भी क्या कर दोगे N1 5 2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टू कॉइल्स क्लोजली पैक हैं, टू कॉइल्स काम में ले रहे हैं तो कौन सा इंडक्शन काम में लेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कितना हो जाएगा M I2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू यदि निकालोगे M की वैल्यू यदि निकालना है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M की यदि वैल्यू निकालोगे तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा M इज इक्वल टू N1 अपॉन में I2 इंटू में कितना लिखो 5 2। कैपिटल M इज इक्वल टू यहाँ पे 5 2 के इक्वेशन नंबर 4 से यदि रखें तो कितना हो जाएगा N1 अपॉन में I2 इंटू में कितना हो जाएगा 5 2 की वैल्यू यदि रखेंगे तो कितना हो जाएगा L2 अपॉन में N2 इंटू में कितना आ जाएगा I2। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, I2 से I2 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कैपिटल M की जो वैल्यू कितनी है N1 N2 इंटू में क्या दे रखा है L2। इक्वेशन नंबर ये कौन सी आ गई, फिफ्थ आ गई। ठीक है। अब थर्ड एंड फिफ्थ से देखो ये भी कैपिटल M की वैल्यू, ये भी कैपिटल M की वैल्यू, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, LHS को LHS से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है कैपिटल M इंटू कैपिटल M, ये होगा। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फिफ्थ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैपिटल M इंटू कैपिटल M। सेकेंड क्या होगा, कैपिटल M की वैल्यू उसमें कितनी दे रखी N2 अपॉन में N1। इक्वेशन नंबर थर्ड में कैपिटल M की वैल्यू ये दे रखी है इंटू में L1 इंटू में N1 अपॉन में N2 इंटू में क्या कर दोगे L2। यहाँ पे देखो N2 से N2 कैंसिल आउट, N1 से N2 कैंसिल आउट, इस साइड में क्या बचेगा M स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा L1 L2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कैपिटल M जो है वो कितना आ जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले ले तो कितना होगा अंडर रूट में कितना कर दोगे L1 L2।
ये रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, दोनों में ये रिलेशन है। करना कुछ नहीं है कि आप पहले प्राइमरी कॉइल मान लो, प्राइमरी कॉइल से रिलेटेड φ1 की वैल्यू निकालोगे, फिर ऐसे दोनों क्लोजली पैक करके m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू ये आई। ऐसे सेकेंडरी कॉइल में करंट I2 फ्लो करवा के φ2 की वैल्यू निकालोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालो, दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इससे आगे देखो। इसमें आगे देखते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे कैपिटल M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2 रिलेशन आया है, बट ये आइडल फॉर्म में होता है। आइडल फॉर्म का मतलब ये सही, मतलब एकदम करेक्ट नहीं है, कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस के प्रोडक्ट के अंडर रूट के इक्वल हो। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट काम में लेता है, M इज इक्वल टू कैपिटल K अंडर रूट L1 L2। इसे वो क्या बोलते हैं, जो अपन ने हेडिंग डाली थी, कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसे वो कैपिटल के वो क्या बोले, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। यदि दोनों कॉइल्स जो प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल क्लोजली पैक है, तब तो कैपिटल के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लोजली पैक की कंडीशन में, क्लोजली पैक यदि दे रखी दोनों कॉइल्स, तब तो कैपिटल के की वैल्यू क्या होगी, कम 1 लोगे। यदि कैपिटल के की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, तब लूज कपलिंग होगी, लूज कपलिंग होगी दोनों में। और यदि कैपिटल के की वैल्यू यदि 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई कपलिंग नहीं, नो कपलिंग। के की वैल्यू यदि 1 है, यानी ये वाली कंडीशन जब आ जाए, तब उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों जो कोयल जो दे रखी थी, ये तो प्राइमरी कोयल है और ये वाली सेकेंडरी कोयल, दोनों क्या होंगी, क्लोजली पैक होंगी। किस कंडीशन में, जब k इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ऐसे जब k इज इक्वल टू 1 से स्मॉल है, तब उसमें लूज कपलिंग होगी, लूज कपलिंग होगी। लूज कपलिंग का मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट तो रहेंगे, लेकिन एकदम क्लोज नहीं होंगी, थोड़ा दूर होंगी, यहाँ पे दूर हो जाएंगे सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल में ये दूर हो। अब यदि k इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो कोई भी कपलिंग नहीं हो। कैसे, ये प्राइमरी कॉइल दे रखी थी, प्राइमरी इंडक्टेंस दे रखा था, और इधर सेकेंडरी, दोनों ही क्या हो गए, कोई भी कपलिंग दोनों के बीच में नहीं हो। ये हो गए जब k इज इक्वल टू 0। और एक और चीज ध्यान रखना, यदि L1 यदि 0 हो जाए, L1 0, तो कंप्लीट क्या हो जाए, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या हो जाए, 0। या फिर L2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी सेकेंडरी जो कोइल है उससे रिलेटेड सेल्फ इंडक्टेंस यदि 0 हो जाए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, 0 होगा। यानी इन दोनों में से यदि एक भी यदि 0 हो रहा है, L1 या L2 में से एक भी यदि 0 हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बट इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है। इसका अपोजिट पॉसिबल का मतलब यदि M इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये जरूरी नहीं कि L1 और L2 दोनों 0, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि K भी तो 0 हो सकता है उस कंडीशन में। ये दोनों 0 नहीं होगा, K भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले में, L1 और L2 में से यदि एक भी 0, यानी सेल्फ इंडक्टेंस हो प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल में से यदि एक भी 0 हो रहा है, तो उस कंडीशन दोनों जो कॉइल्स हैं उनसे रिलेटेड म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बट इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है। अपोजिट कैसे, यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू यदि 0 हो जाए, तो इन दोनों में से कोई भी 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन k इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड, कोई न्यूमेरिकल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।